अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12A के क्वेश्चन नंबर 2 को। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। और इस न्यू एडिशन का चैप्टर नंबर 12 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने वीडियो की टाइमलाइन बना दी है ताकि आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी पार्ट को आसानी से जल्दी से देख सकें। तो आप वीडियो की जो टाइमलाइन है वो नीचे देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 के दो इमेजेस आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक इमेज में क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट लिखी हुई है और जो फिगर गिवन है वो बनी हुई है, और दूसरे इमेज में जो टेबल हमने कंप्लीट करना है इस फिगर को देखते हुए वो हमें दिया हुआ है। आइए पहले स्टेटमेंट को रीड करें। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है द फिगर शोज अ प्रिज्म स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बेस BCDE। तो हमें कहा जा रहा है कि हमारे पास जो ये फिगर नीचे बनी हुई है ये एक प्रिज्म की है। ये एक प्रिज्म है और प्रिज्म क्या होता है मैं डिटेल से पिछले क्वेश्चन में समझा चुका हूं। तो ये हमारे पास एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म की जो बेस है ना वो नीचे रेक्टेंगुलर बेस है जिसपे ये स्टैंड कर रहा है, जिसपे खड़ा हुआ है। जैसे आप देखें इसकी बेस जो है वो यहां से स्टार्ट हो रही है BCDE, और इसको रेक्टेंगुलर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये रेक्टेंगल की शेप की है। यानी इस प्रिज्म की ये रेक्टेंगुलर बेस है जिसपे ये स्टैंड कर रहा है, ये हमें बताया गया है। अब इसमें एक और भी एक्चुअल बेस आएगी, वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी जस्ट ये आपको वो वाली रेक्टेंगुलर बेस बताई जा रही है जिस पे ये प्रिज्म स्टैंड कर रहा है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है ABC ट्राइंगल ABC, इसको हम पढ़ेंगे। ट्राइंगल ABC इज अ वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्रिज्म। वो कह रहे हैं इस प्रिज्म का जो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है ना वो ट्राइंगल ABC है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप इस प्रिज्म को वर्टिकली कट करें ना तो इसके आगे से बिल्कुल ऐसा ही फेस आपको मिलेगा जैसा इसके सामने भी आपको बना हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इस फेस को देखें ABC वाले फेस को, तो ये एक ट्राइंगल की शेप का है, तो इसलिए इसको कहा जा रहा है ट्राइंगल ABC। और वर्टिकल क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब हो, यानी अगर आप इसको ऊपर से नीचे की तरफ कट करेंगे ना तो आपको बिल्कुल इसी तरह का दोबारा से एक फेस मिलेगा। यानी कट करने के बाद जो फेस सामने आएगा दोबारा से वो इसी तरह का आएगा जो इस तरह का ये ट्राइंगल ABC है। तो इसी को हम बोलते हैं इसका क्रॉस सेक्शन। तो जब आप किसी चीज को कट करते हैं तो जो फेस सामने आ रहा होता है वो एक तरह का उसका क्रॉस सेक्शन होता है। वो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन तब कहलाएगा जब आप उसको ऊपर से नीचे की तरफ कट करें, जिस तरह मैंने अभी आपको कट करके दिखाया तो आपको ऐसा ही फेस मिलेगा। तो ये आपके पास एक प्रिज्म गिवन है, इसके वर्टिसेस भी आपको बता दिए हैं, इसकी रेक्टेंगुलर बेस के बारे में भी उन्होंने आपको बता दिया। अब हम आगे चलें तो टेबल की तरफ आए। तो टेबल को हमने कंप्लीट करना है। टेबल में कुछ बॉक्सेस खाली हैं, उनको फिलअप करना है उनकी वैल्यू से। जिस तरह आप देखें ए पार्ट में देखें क्या गिवन है। ए पार्ट से अगर हम स्टार्ट करें तो हमें AB के नीचे लिखा हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो आप यहां पे लिख लें कि ये जो AB है ये आपके पास कितना है 3 सेंटीमीटर। BC के नीचे लिखा हुआ 4 सेंटीमीटर, यानी B से लेकर C तक ये जो आपके पास साइड है इस ट्राइंगल की आप कह लें या आप इस कह लें इस लाइन सेगमेंट को बोल लें, इसकी लेंथ आपको बताई हुई है कितनी 4 सेंटीमीटर। CD भी आपको बताई हुई है वो कितनी 7 सेंटीमीटर। CD ये आप यहां पे लिख रहे हैं 7 सेंटीमीटर जिस तरह मैं लिख रहा हूं। आगे आपसे वो कह रहे हैं कि आपने एरिया निकाल कर दिखाना है ट्राइंगल ABC का, यानी जो फ्रंट पे ये वाला फेस है ये ट्राइंगल है, इसका एरिया आपने फाइंड आउट करके दिखाना है और उसके बाद आपने इस पूरे प्रिज्म का भी वॉल्यूम फाइंड आउट करके दिखाना है। तो सबसे पहला टास्क है हमने इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ए पार्ट को। तो हम क्या निकालने जा रहे हैं, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब आपने याद रखिएगा जिस भी चीज का एरिया निकालना हो आपको उस शेप का जो है एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए। और ट्राइंगल जब भी आपके पास आता है उसके एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है, वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। आपने किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अब इसमें आप बेस देखें क्या चीज है, हाइट देखें वही हम लिखेंगे। तो बेस क्या है, तो जो ट्राइंगल होता है ना इस पे जो परपेंडिकुलर जिस लाइन सेगमेंट पे या जिस साइड पे फॉल कर रहा होता है उसको बेस बोल रहे होते हैं और उस परपेंडिकुलर को हम एज अ हाइट ट्रीट कर रहे होते हैं। तो जिस तरह आप देखें ये A से लेके B तक जो है ये जो एक कंप्लीट आप कह लें इस ट्राइंगल की साइड कह लें, इसको लाइन बोल लें, लाइन सेगमेंट बोल लें भी समझने के लिए, ये एक परपेंडिकुलर है। क्यों परपेंडिकुलर है? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉक्स टाइप बनाया हुआ है जिसका मतलब है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यानी ये एक लाइन ऐसी है जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है किसके साथ, BC के साथ। तो जब भी कोई इस तरह परपेंडिकुलर बना हो तो वो परपेंडिकुलर जिस लाइन पे या जिस साइड पे आप कह लें फॉल कर रहा होता है उसको बोलते हैं बेस और खुद उस परपेंडिकुलर को बोलते हैं उसकी हाइट। यानी ये जो AB है ये परपेंडिकुलर है तो इसको आप एज अ हाइट ट्रीट करेंगे और ये BC पे फॉल कर रहा है इसको आप एज अ
बेस ट्रीट करेंगे। तो इस तरीके से आपने बेस और हाइट ढूंढनी होती है। तो इस ट्राइंगल की बेस क्या हो गई, BC। तो आप यहाँ पे लिख देंगे इसकी बेस क्या है, BC, क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है। और हाइट किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर लेंथ को, परपेंडिकुलर को। तो परपेंडिकुलर क्या है, AB। तो इसकी जगह पे आप लिख देंगे AB। अब जस्ट आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1/2 BC आपके पास कितने गिवन थी, मैंने लिखा हुआ था 4 सेंटीमीटर, आप यहाँ पे लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। AB आपके पास कितना गिवन है, वो 3 सेंटीमीटर, आप यहाँ पे लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। आप ये यूनिट्स एंड पे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब आप इसको सॉल्व कर लें, 2 1 टाइम्स 2 होता है, 2 2 टाइम्स 4 होता है, तो ऊपर आपके पास बच जाएगा 1 2 और 3। इन तीनों चीजों को मल्टीप्लाई करें तो 3 2 टाइम्स कितना होता है 6, 6 1 टाइम्स कितना होता है 6, तो ये हो जाएगा 6। और एरिया इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे कि हमने ये फाइंड आउट कर लिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए एरिया हमारे पास आ गया। अब हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। तो आइए वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म भी निकाल लेते हैं। तो अब आपको मैं प्रिज्म के बारे में डिटेल में पिछले तमाम क्वेश्चंस के पार्ट में बता चुका हूं, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको प्रिज्म की डेफिनेशन भी अच्छे से समझ आ जाएगी। तो प्रिज्म का जो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। अगर आप बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास प्रिज्म का वॉल्यूम आ जाता है। और हाइट की जगह पे ये भी मैं लिखता हूं, या आप ना भी लिखें तो भी ठीक है, कि हाइट की जगह पे आप लेंथ भी वर्ड यूज कर सकते हैं। अब बेस एरिया क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि प्रिज्म में बेस एरिया किसको बोलते हैं, किस तरह पता चलता है। तो याद रखिएगा, आपके पास जो भी चीज प्रिज्म होती है, आपने उसमें दो फेस ऐसे ढूंढने होते हैं जो कि पैरेलल आइडेंटिकल फेस हो, यानी वो दिखने में एक जैसे हो और उनके दरमियान गैप होना चाहिए, यानी एक दूसरे को वो टच ना कर रहे हो, क्रॉस ना कर रहे हो। तो उन दो फेसेस को हम बोलते हैं कि वो पैरेलल आइडेंटिकल फेसेस हैं। और उन्हीं दो फेस में से आप किसी भी एक फेस का एरिया निकाल लें तो उसको हम बोलते हैं बेस एरिया। अब मिसाल के तौर पे अगर आप इस प्रिज्म को देखें, इसके जो बिल्कुल सामने वाला फेस है जिसका भी हमने एरिया में निकाला है, जो कि एक ट्राइंगल है, बिल्कुल वैसा ही फेस इसके पीछे भी होगा, ये देखें। तो प्रिज्म में जो दो एक जैसे दिखने वाले फेस होते हैं जिनको हम पैरेलल आइडेंटिकल फेस बोलते हैं, उन्हीं में से किसी एक का एरिया उस प्रिज्म का बेस एरिया कहलाता है। तो अगर आप देखें ये जो ABC वाला ट्राइंगल है, बिल्कुल इसके पीछे भी ये ट्राइंगल है, ये दोनों फेस आइडेंटिकल है। तो इन दोनों फेस में से किसी भी एक का एरिया आप निकाल लेंगे तो वो उसका बेस एरिया कहलाएगा इस प्रिज्म का। तो आप नोटिस करें, आपने इसका फ्रंट वाले फेस का एरिया निकाला हुआ तो है, वो कितना निकाला है आपने, अभी निकाला था 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब आपका जो बेस एरिया है इसकी जगह पे आप लिखेंगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका बेस एरिया है। अब हाइट या लेंथ किसको बोलते हैं, तो आपके प्रिज्म में जो दो आइडेंटिकल फेसेस होते हैं, इनके जो दरमियान गैप होता है, वो चाहे ऊपर नीचे हो, आप कह लो इस तरह आमने सामने हो, जिस तरह यहां पर है, वो उस गैप को ही प्रिज्म की हाइट, उस गैप को ही प्रिज्म की लेंथ बोलते हैं। तो इसका जो सामने वाला फेस है और जो पीछे वाला फेस है, इसके दरमियान गैप कितने का है, CD लेंथ का, यानी 7 सेंटीमीटर का। तो यही इसकी हाइट है, यही इसकी लेंथ है। तो आप इसकी जगह पे, इसकी हाइट या लेंथ की जगह पे क्या लिखेंगे, जस्ट 7 सेंटीमीटर। अब जैसे आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 6 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है, वो होता है 42। और सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। इसी को हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। तो हमने वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म भी निकाल लिया, 42 सेंटीमीटर क्यूब। मैं यहां पर इस बॉक्स में भी लिख देता हूं। तो ये देखिए हमारा A पार्ट फिनिश हो गया। अब इसी पैटर्न पे रहते हुए हमने इसके बाकी पार्ट्स भी करने हैं। आइए इसका B पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर बी को। तो पार्ट नंबर बी में देखें आप, AB के नीचे लिखा हुआ है 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो AB वाली लेंथ आपको गिवन है वो कितनी है, वो है 9 सेंटीमीटर। तो AB आपके पास है 9 सेंटीमीटर। आगे BC की लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है, तो इसको जगह पे हम कुछ भी नहीं लिख सकते। CD आपको कितना गिवन है, 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 11 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको दे दिया गया, यानी जो ये इसका फ्रंट वाला फेस था जो कि एक ट्राइंगल था, इसका एरिया आपको कितना बता दिया गया है, वो बता दिया गया है 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया है। और आगे वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म आपने फाइंड आउट करना है, यानी वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और ये एक लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, याद रखिएगा आपको जो डाटा गिवन होता है ना, आप उसी की मदद से जो मिसिंग वैल्यू होती है उसको फाइंड आउट कर रहे होते हैं। अब आप यहां पर देखें, आपको AB भी गिवन है, CD भी गिवन है और एरिया ऑफ ट्राइंगल भी गिवन है। तो ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है ना, ये आपको मदद दे सकता है इस BC को फाइंड आउट करने में, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल का जब आप फॉर्मूला लिखेंगे ऑटोमेटिकली उसमें BC यूज हो रहा होगा, तो उसकी मदद से हम उस फॉर्मूले की मदद से BC को इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो चीज आपको गिवन होगी ना, उन्हीं में से किसी एक का फॉर्मूला आपको लाजमी हेल्प कर रहा होगा उस मिसिंग लेंथ को फाइंड आउट करने में। तो मैं क्या करूंगा, मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करूंगा, क्योंकि मुझे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बी पार्ट को। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, और कौन से ट्राइंगल का फॉर्मूला, वो है ABC। तो यहां पे लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल
ए बी सी किसके इक्वल होगा, आपको फॉर्मूला आता ही है, उसका फॉर्मूला होता है 1/2, अभी बता भी चुका हूं, मल्टीप्लाई बाय बेस, बेस की जगह पे खाली बी भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट की जगह पे खाली एच भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल तो गिवन है, वो कितना है 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप यहां पे लिख लें 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1/2 वैसे का वैसे ही लिखें। अब बेस किसको बोलेंगे, मैंने आपको अभी बताया था कि जो आपके पास परपेंडिकुलर होता है वो जिस फेस पे फॉल कर रहा होता है, या आप कह लें जिस लाइन के ऊपर फॉल कर रहा होता है, उस लाइन को बेस बोलते हैं और खुद उस परपेंडिकुलर को हाइट बोलते हैं। तो ये ए बी जो परपेंडिकुलर है ये बीसी पे फॉल कर रहा है, तो बीसी बेस होगी, तो आप देखें यहां पे आप लिख देंगे बीसी को एज अ बेस, और खुद परपेंडिकुलर जो होता है वो हाइट के रोल प्ले करता है, तो ये ए बी क्या होगी, हाइट, तो आप यहां पे लिख देंगे ए बी एज अ हाइट। अब जस्ट इन चीजों को आप सॉल्व कर लें तो यहां पे आपके पास ये 63 सेंटीमीटर स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, ये आप यूनिट्स ना भी यहां पे लिखें तो भी ठीक है, यहां पे 1/2 वैसे ही आ जाएगा। बीसी बेस तो आपने फाइंड आउट करनी है, ये तो आपको गिवन ही नहीं है, और ए बी जो हाइट है जो कि परपेंडिकुलर लेंथ है वो कितनी है, वो है 9, तो आप यहां पे लिख लें 9 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, खाली 9 भी लिख लेंगे तो भी काम चल जाएगा। अब आप क्या करें, अब आपने इन चीजों को फर्दर सॉल्व करना है। अभी जो 2 नीचे लिखा हुआ है ना यहां पर, ये 2 बेसिकली ऊपर लिखी हुई तमाम चीजों को एक तरह का डिवाइड ही कर रहा है, क्योंकि ये सारी चीजों पर मल्टीप्लाई हो रही है और एट द एंड नीचे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 एट द एंड इनको डिवाइड ही करेगा। तो जो चीज एक तरफ डिवाइड कर रही हो वो दूसरा मूव करे तो वहां कर वो क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी 2 यहां पर डिवाइड कर रहा है, अगर आप इसको लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो ये 63 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आप लिखेंगे 63 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये पूरी की पूरी चीज किस में आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में ही रहेगी यहां पर। और यहां पर आपके पास क्या बच जाएगा, जस्ट 1 इंटू 1 के साथ तो कोई भी चीज मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहां पे रह जाएगा बी सी, और यहां पे रह जाएगा आपके पास 9 सेंटीमीटर। अब आप 63 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 63 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 126, तो यहां पे आ गया 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पे जस्ट बच गया बी सी, और यहां पे जस्ट बच गया 9 सेंटीमीटर। अब आपने क्योंकि बी सी की वैल्यू निकालनी है तो 9 सेंटीमीटर को यहां से हटाना होगा, तो ये चीज यहां पर मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको अगर आप दूसरे मूव करेंगे वहां जाकर 126 को डिवाइड करेगी। अगर आप दोनों साइड पर 9 सेंटीमीटर से भी डिवाइड कर देंगे तो भी यही मतलब होगा, तो 9 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको इक्वेशन दूसरे मूव करेंगे तो वो इस 126 को जाकर डिवाइड करेगा इस तरीके से, यहां पर ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर है और नीचे इधर आपके पास होगा सेंटीमीटर, और यहां पर जस्ट आपके पास आ जाएगा बीसी। अब आप इनको सॉल्व कर लें तो 126 और 9 को आपने देखना है कि इनमें कैंसिलेशन होती है या नहीं होती, तो ये बिल्कुल कैंसिल आउट होते हैं। अगर आप देखें 9 1 टाइम्स कितना होता है 9, और 9 को 14 टाइम्स करें वो कितना होता है 126, तो ये हो गया 14, और ये 1 सेंटीमीटर से कट जाएगा, ऊपर 2 है तो 1 बच जाएगा, यानी जस्ट 14 सेंटीमीटर आ जाएगा, और यहां पर आपके पास आ जाएगा बीसी। तो आपने बीसी की वैल्यू निकाल ली, वो कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। ये आप यूनिट्स एंड पे डायरेक्ट भी सेंटीमीटर लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है आप मेरी तरह सारे यूनिट्स यहां पे लिखें, ये जस्ट समझाने के लिए। अगले पार्ट में मैं कोशिश करूंगा ये ना लिखूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट लेंथ को सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं यूनिट के बगैर भी। बस ये याद रखिएगा आंसर में आपने यूनिट लिखना होता है, ऊपर अगर आप ना भी लिख रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। तो देखिए आपको बीसी की वैल्यू पता चल गई, वो कितनी पता चल गई 14 सेंटीमीटर, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 14 सेंटीमीटर। आगे रह गया वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का आपको फॉर्मूला आता ही है, मैं यहां पे लिखता हूं। अब हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला अब आपको याद हो गया होगा, वो होता है बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। आप हाइट को हाइट भी लिख सकते हैं और लेंथ का लिए भी इसका वर्ड यूज होता है, यूं भी लिख सकते हैं। बेस एरिया किसको बोलते हैं प्रिज्म में, वो वाला फेस जो दो एक जैसे फेस होते हैं उनमें से किसी एक फेस का एरिया जो होता है वो बेस एरिया होता है। ए पार्ट में बता चुका हूं। इस प्रिज्म के अंदर अगर आप देखें जैसा फेस फ्रंट पे है वैसे ही यहां पर बैक पे है, तो ये दोनों इसके आइडेंटिकल फेसेस हुए, इनमें से किसी एक का एरिया बेस एरिया का रोल प्ले करेगा। तो अगर आप देखें आपके पास ये फ्रंट वाला जो फेस था ट्रायंगुलर फेस, इसका एरिया मौजूद है, वो 63 था, तो यही इसका बेस एरिया होगा। तो हाइट क्या होगी या लेंथ क्या होगी, इन दो फेसेस के दरमियान जो फासला होता है, जो गैप होता है, वो प्रिज्म की हाइट या लेंथ होती है। तो इस सामने वाले और पीछे वाले फेस के दरमियान जो गैप है इस बार हमें गिवन है वो 11 सेंटीमीटर का है, इन दोनों में 11 सेंटीमीटर का गैप है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी हाइट या लेंथ। तो आपके पास बेस एरिया की जगह पे आप लिखेंगे 63, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया है, और हाइट या लेंथ की जगह पे आप लिखेंगे 11 सेंटीमीटर जिस तरह ऊपर बताया। अब जस्ट आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, 63 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाता है 693, और सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा तो पावर बढ़ जाएगी, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। आप ये यूनिट्स ना भी लिखें, डायरेक्ट ही सेंटीमीटर क्यूब में आंसर लिख दें क्योंकि वॉल्यूम्स क्यूब में ही होता है, तो भी आपके लिए काफी है। तो ये आपके पास आ गया इसका वॉल्यूम 693 सेंटीमीटर क्यूब। यही चीज मैं ऊपर यहाँ पे भी लिख देता हूँ 693 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपने बी पार्ट भी कर लिया। अब चलते हैं इसके सी पार्ट की तरफ।
तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर सी को। तो पार्ट नंबर सी में आप देख सकते हैं जो ए बी है उसकी लेंथ हमें नहीं गिवन, तो हमें ए बी की लेंथ तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। बी सी की लेंथ हमें 15 सेंटीमीटर गिवन है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15 सेंटीमीटर। सी डी भी हमें गिवन है, वो है 300 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 300 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, यानी जो फ्रंट वाला फेस है जो कि एक ट्राइंगुलर फेस है, ट्राइंगल की शेप का है, एबीसी इसका नाम है, इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो नहीं गिवन। और वॉल्यूम आपको दे दिया गया है इस पूरे प्रिज्म का जो कि 72,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी आपके पास कोई चीज मिसिंग हो और गिवन डाटा में आपके पास आपको डिफरेंट चीजें दी गई हो, तो जो चीज आपके पास गिवन डाटा में मौजूद होती है वही हमेशा आपको हेल्प करती है उन मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करने में। तो आपने इन क्वेश्चन में ये देखना है कि जो चीज गिवन है उनमें से किसी एक का फॉर्मूला आप निकाल लें या किसी एक का फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लें, उसी से आपको जो आपकी मिसिंग लेंथ होगी उनमें से कोई एक लाजमी पता चल जाएगी। अब देखिए सी पार्ट के अंदर अगर आप देखें बीसी या सीडी तो सिंपल लेंथ है, इनका तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म जो गिवन है उसका फॉर्मूला होता है। तो हम वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म के फॉर्मूले की मदद से आप देखिएगा यहां पर हम कोई ना कोई मिसिंग चीज को फाइंड आउट कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सी पार्ट में सबसे पहले मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला, तो मैं यहां पे लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म। ठीक है, तो प्रिज्म के वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है वो अब आपको याद हो गया होगा, वो होता है बेस एरिया। आप बेस एरिया निकालते हैं और उसको हमेशा मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसको आप प्रिज्म की लेंथ भी बोल सकते हैं। आप हाइट या लेंथ में से कोई एक वर्ड एक वक्त में यूज कर सकते हैं, वही काफी होगा। अब इस फॉर्मूले को हम इसकी हेल्प कैसे लेंगे कोई मिसिंग चीज को फाइंड आउट करने में। तो आप देखिए आपको वॉल्यूम गिवन है 72,000 सेंटीमीटर क्यूब, तो आप यहाँ पे लिख दें 72,000। अभी मैं यूनिट नहीं लिख रहा, मैं ए और बी पार्ट में आपको यूनिट लिख के दिखा चुका हूं, आप ना भी लिखें एट दी एंड मेंशन कर लें तो भी बात ठीक है, तो इसलिए मैं भी यहाँ पर नहीं लिख रहा। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म आपको यहाँ पे 72,000 गिवन था, वो मैंने लिख दिया। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, बेस एरिया किसको बोलेंगे। तो मैंने आपको बताया कि जब भी आपका प्रिज्म होते हैं तो उन प्रिज्म में वो जो दो पैरेलल आइडेंटिकल फेसेस होते हैं, वो दो फेसेस जो बिल्कुल एक जैसे दिख रहे होते हैं और वो एक दूसरे से टच ना कर रहे हो, उनके दरमियान कोई फासला हो, कोई गैप हो, उन फेसेस में से किसी एक का एरिया निकाल लें तो वो आपका बेस एरिया होता है। तो अगर आप इस प्रिज्म में देखें, इस प्रिज्म का जो फ्रंट वाला फेस है वो भी ट्राइंगल शेप का है और बिल्कुल सेम टू सेम फेस इसके पीछे ये वाला जिसको आप शेड करो ये भी ट्राइंगुलर फेस का है। इसका मतलब इस प्रिज्म के जो ये दो फेसेस हैं, ये दो फेसेस आइडेंटिकल पैरेलल फेसेस हैं और इनमें से किसी एक का एरिया जो है वो इस प्रिज्म का बेस एरिया होगा। यानी अगर आप यहां पर बेस एरिया निकालना चाहेंगे तो आपको या तो एबीसी ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा या पीछे वाले ट्राइंगल का। तो हम अभी तक जो है इस सामने वाले ट्राइंगल का एरिया निकालते आ रहे हैं पिछले वाले पार्ट्स में, तो इसलिए मैं लिखूंगा कि बेस एरिया से मुराद है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ये फ्रंट वाले फेस का ही अगर आप एरिया निकाल लें तो यही इस प्रिज्म का बेस एरिया होगा। तो इसलिए देखिए मैंने बेस एरिया की जगह पे लिखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, क्योंकि इसी का एरिया कहलाएगा इसका बेस एरिया। अब मल्टीप्लाई कर दें इसको हाइट से, तो प्रिज्म की हाइट या लेंथ क्या होती है कि जिन दो फेसेस को आपने चूज किया होता है जो कि एक जैसे होते हैं, जिस तरह हमने सामने वाले को एज अ बेस चूज कर लिया, पीछे वाला भी ऐसा ही है, इन दोनों के दरमियान जो गैप होता है वो प्रिज्म की हाइट या लेंथ होती है। तो इन दोनों के दरमियान जो गैप है वो 300 सेंटीमीटर का है, तो इसलिए मैं हाइट या लेंथ की जगह पे क्या लिखूंगा 300। आप सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं और एट द एंड भी यूनिट मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए मैंने वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म में सारी चीजें जो जो थी वो मैंने पुट कर ली, जो गिवन थी, और जो नहीं थी वो वैसे की वैसे लिख ली। अब देखिए ये 300 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे एरिया के साथ, तो जो चीज एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही है जब आप इसको इक्वेशन के दूसरे मूव करते हैं वो वहां जाकर डिवाइड कराती है। तो ये 300 को जब आप अगले स्टेप पे मूव करेंगे दूसरी साइड पे, तो जो 72,000 लिखा हुआ है ये डिवाइड हो जाएगा इस 300 से, यानी 300 डिवाइड करवाएगा इस 72,000 को। और यहां पे जस्ट आपके पास क्या बचा रह जाएगा, यहां पे आपके पास बचा रह जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, जो कि इस प्रिज्म के बेस एरिया के इक्विवेलेंट है, इसके बेस एरिया को शो करता है। अब आप यहां पर इन दो जीरोस को इन दो जीरोस के साथ क्या कर दें, कैंसिल कर दें, तो ऊपर आपके पास बच जाएगा 720, नीचे आपके पास बच जाएगा 3, और यहां पे जस्ट आपके पास बच जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब देखिए 720 को आपने 3 पर डिवाइड करना है, ये बहुत इजी है। तो 3 1 टाइम्स 3 होता है, 3 2 40 टाइम्स जो है 720 होता है। आप डिवीजन भी करके इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपके पास आ गया 240, क्योंकि ये एरिया है, सारी चीजें सेंटीमीटर्स में गिवन थी ऊपर, तो आप लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने देखें ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC तो निकाल लिया इस फॉर्मूले को यूज करते हुए। तो आपकी एक मिसिंग चीज जो ऊपर टेबल में मिसिंग थी वो तो आपके पास आ गई, और वो कितनी आ गई 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं यहां पे भी लिख देता हूं 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या रह गया, जस्ट AB रह गया। अब AB को हम किस तरह निकालें, तो देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला तो आप यूज कर चुके हैं, इसमें तो अभी कहीं AB का जिक्र डायरेक्टली नहीं आया। तो अब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास मौजूद है, तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का अगर फॉर्मूला लिख लें तो उसमें AB लेंथ आएगी, क्योंकि बेस इनटू हाइट करना होता है। तो ये जो AB है यहां पर हाइट का रोल प्ले कर रही है, तो आप AB यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए अब आप एरिया का फॉर्मूला यूज करें एरिया ऑफ ट्राइंगल का। तो अब हम यहां पे लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, और उसका फॉर्मूला आपको बता चुका हूं पिछले पार्ट में, वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस
बेस को आप खाली b भी लिख लें तो भी काफी है, और मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट को खाली h भी लिख लें वो भी काफी है। देखिए एरिया तो ऊपर आपने निकाला वेस्ट फ्रंट वाले फेस का, वो कितना है, वो है 240, तो आप यहाँ पे लिख लें 240, 1/2 को वैसे ही रहने दे। बेस क्या होती है वो मैं आपको बता चुका हूँ ट्राइंगल की, जिस पे परपेंडिकुलर फॉल कर रहा होता है जिस साइड पर या जिस लाइन पर, वो बेस होती है, और परपेंडिकुलर खुद से क्या होती है, हाइट। तो ये ए बी जो ये परपेंडिकुलर है क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है किसके ऊपर, बीसी के ऊपर, तो बीसी होगी बेस। तो BC तो आपके पास बेस है वो 15 सेंटीमीटर गिवन है, तो आप यहां पर बेस की जगह पे BC भी फिलहाल लिख लें, आगे इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। और हाइट क्या है, हाइट होता है वो परपेंडिकुलर खुद, तो AB परपेंडिकुलर है जो कि हमने फाइंड आउट भी करना है, तो इसलिए हाइट की जगह पे आप लिख दें AB। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर लें, तो देखें यहाँ पे ये 240 आप वैसे का वैसे ही लिखेंगे, 1/2 वैसे का वैसे ही लिखेंगे। BC आपके पास कितनी थी, 15, आप ऊपर से देख सकते हैं BC 15 है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 15, और AB तो आपने फाइंड आउट करना है, AB को आप वैसे का वैसे छोड़ दें। अब आप देखिए इसको फर्दर सॉल्व करना चाहें तो ये सारी ऊपर की लिखी हुई चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो अगर आप 15 को 1 से करें तो वो 15 ही होता है, और 15 को AB से करें तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो 15 टाइम्स AB हो जाएगा, और नीचे 2 लिखा हुआ है, इनके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, अगर आप अपनी आसानी के लिए 1 भी लिख लें तो भी आपको समझ आ जाएगा कि 2 1 टाइम्स कितना होगा 2, और फर्दर इस वाले 1 से होगा तब भी 2, तो इनके नीचे क्या आ जाएगा 2। आप ये ना भी स्टेप करें डायरेक्ट भी आपको पता चल रहा है 2 इन सबको क्या कर रहा है, ऊपर चीजों को डिवाइड करवा रहा है। अब 2 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है इस पूरी चीज को, तो जब आप इस 2 को अगले स्टेप में दूसरे मूव करेंगे वहां जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो अगले स्टेप में आप लिख सकते हैं 240 मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पे जस्ट आपके पास रह जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय AB। अब आप इसको फर्दर कर लें, 240 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपके पास 480, 240 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 480, और यहाँ पे जैसे आपके पास रह जाएगा 15, और यहाँ पे आपके पास रह जाएगा AB। अब 15 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जब आप इक्वेशन में दूसरे मूव करेंगे ये यहाँ के 480 को डिवाइड करवाएगा, यानी उसके नीचे लिखा जाएगा, और यहाँ पे जस्ट आपके पास रह जाएगा AB। अब आपने बस ये देख लेना है कि 480 जो है ये इसको आप डिवाइड कर लें 15 पे, तो आप इसको लाइक छोटे छोटे स्टेप्स में भी कर सकते हैं, लाइक 15 जो है आप कह लें 5 के टेबल पे आता है, 5 3 टाइम्स 15 होता है, और 480 जो है ये भी 5 के टेबल पे आता है, ये 596 टाइम्स जो है 480 होता है, तो ऊपर आपके पास क्या बच गया 96 और 3। अब 96 और 3 को डिवाइड करना बड़ा आसान है, 3 1 टाइम्स कितना होता है 3, और 3 को अगर आप 32 टाइम्स कर लें तो आपके पास कितना होता है 96, तो आपके पास AB का आंसर आ गया, AB किसके इक्वल आ गया 32, क्योंकि AB एक लेंथ है तो जस्ट होगी सेंटीमीटर में, तो AB आपने लिख दी 32 सेंटीमीटर। तो देखिए आपने AB की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, तो AB हमारे पास कितनी आ गई 32 सेंटीमीटर, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं। तो ये हो गया हमारे पास इसका C पार्ट, तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं इसके D पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर डी को। तो पार्ट नंबर डी में जो डाटा गिवन है वो आपको टेबल में लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो हमें ए बी की जो लेंथ है वो बताई गई है, वो है 24.6 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे लिख लें कि आपको ए बी बता दिया गया है 24.6 सेंटीमीटर। जो बी सी की लेंथ है वो बताई गई है 7.8 सेंटीमीटर। तो बी सी की जगह पे आप लिख सकते हैं 7.8 सेंटीमीटर। सी डी की लेंथ आपने फाइंड आउट करके दिखानी है। जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है वो भी फाइंड आउट करके दिखाना है कि जो फ्रंट वाला फेस था ये ट्राइंगल फेस था, तो इसका नाम था ए बी सी ट्राइंगल, तो आपने इसका एरिया जो है फाइंड आउट करके दिखाना है। और जो ये पूरा का पूरा प्रिज्म है इसका वॉल्यूम आपको बता दिया गया है जो कि है 38,376 सेंटीमीटर क्यूब। तो पिछले पार्ट्स की तरह मैं आपको यही बताऊंगा कि जो आपका गिवन डाटा है वही आपको हेल्प करेगा मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करने में। तो आप सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है, एरिया किसी भी ट्राइंगल का निकालने के लिए आपको बेस की जरूरत होती है और हाइट की जरूरत होती है। तो आपको इस ट्राइंगल का जो फ्रंट वाला फेस है जो कि ट्राइंगुलर फेस है जिसका नाम है एबीसी ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल की आपको बेस भी बताई गई है बीसी और हाइट भी बताई गई है। तो इसका एरिया तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए हम जो चीजें में गिवन है इसी की मदद से एरिया ऑफ ट्राइंगल सबसे पहले निकाल लेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा इस क्वेश्चन को एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूला से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, एबीसी ट्राइंगल। ये जो फ्रंट वाला फेस है जो कि ट्राइंगुलर फेस है इसी का नाम है एबीसी ट्राइंगल। तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। आप बेस की जगह पे खाली बी लिख सकते हैं लोअर केस लेटर में और हाइट की जगह पे खाली एच लिख सकते हैं लोअर केस लेटर में। अब आप यहाँ पे जस्ट वैल्यूज पुट करें तो देखिए बेस किसको बोलेंगे, मैंने आपको बताया था कि परपेंडिकुलर जिस लाइन के ऊपर या जिस साइड पर आप कह लें उस पर फॉल कर रहा होता है उसी को हम एज अ बेस ट्रीट कर रहे होते हैं। तो परपेंडिकुलर है ए बी, क्योंकि ए बी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है किसके साथ, बीसी के साथ। तो ए बी बीसी पे फॉल कर रहा है तो बीसी होगी आपकी बेस, तो आप बेस की जगह पे लिख देंगे बीसी। और हाइट होगी वो खुद ब खुद परपेंडिकुलर, तो ए बी परपेंडिकुलर है तो इसको
इसको आप एज अ हाइट ट्रीट करेंगे, तो आप ए बी जो है एज अ हाइट यहाँ पर लिख देंगे। अब जस्ट इनकी वैल्यूज आप यहाँ पर लिख दें, तो आपके पास जो BC है उसकी वैल्यू आपके पास गिवन है, वो कितनी है, वो है 7.8 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 7.8, यूनिट्स एंड पे लिख लीजिएगा। मैं AB में साथ साथ लिखना भी सिखा चुका हूँ, आप बिल्कुल एंड पे लिख लें वो भी ठीक है। और AB आपके पास कितना गिवन है, वो है 24.6 सेंटीमीटर। अब आप जैसे इनको सॉल्व कर लें फर्दर, तो जैसे मैं इनको आसान बनाने के लिए, आप किसी भी तरीके से इसकी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, तो मैं इसको आसान बनाने के लिए पहले यहाँ पर डेसिमल्स को रिमूव करूंगा। तो आपको पता है जब डेसिमल हटाते हैं आगे डिजिट्स काउंट करते हैं, अगर एक डिजिट हो नीचे 10 लिखते हैं, दो हो तो 100, इस तरह आगे चीजें चलती हैं। तो यहाँ पर एक डिजिट है तो डेसिमल हटाऊंगा, ये 78 बन जाएगा, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा 10। इस तरह यहाँ पर भी डेसिमल हटाऊंगा तो ये बन जाएगा 246, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 10। अब आप देखिए जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं इनमें जो भी कैंसिलेशन हो सकती है ऊपर नीचे कर लें या इस तरह क्रॉस करके कर लें, वो आप कर लें। तो जिस तरह आप देखें यहाँ पे 2 1 टाइम्स 2 होता है, और 2 39 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 78। तो अगर आप देखें यहाँ पे ऊपर 1 बचा, नीचे 1 बचा, 1/1 को खाली 1 लिख लें, काफी है। इधर बच गया 39 और इधर बच गया 10, और यहाँ पर भी आप कैंसिलेशन कर सकते हैं। लाइक आप देखें ये दोनों जो ऊपर नीचे नंबर लिखे हुए हैं ये 2 पर कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। 2 5 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 10, और आप कह लें 2 123 टाइम्स वो कितना होता है, वो होता है 246। बड़ी इजी है, तो ऊपर आ जाएगा 123 और नीचे आपके पास आ जाएगा 5। अब आप देखें क्या अभी भी कोई कैंसिलेशन होती है, तो अब कोई कैंसिलेशन नहीं होती, क्योंकि जितने भी नंबर लिखे हुए हैं ये किसी एक नंबर पर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते ऊपर नीचे। तो अगर आपके पास कैंसिलेशन ना हो रही हो तो ऊपर वाले नंबर को ऊपर से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, नीचे वाले नंबर को नीचे से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो ऊपर बचा हुआ है 139 और 123, तो 1 से तो कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो कोई फर्क नहीं पड़ती, तो जस्ट आपको 39 को 123 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 4797, और नीचे 10 को 5 से करना है, तो 10 5 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 50। अब आप इनको डिवाइड कर लें, मैं आपको रफ वर्क में यहाँ पे डिवीजन भी करके दिखा देता हूं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4797 और यहाँ पे आप लिख देंगे 50। डिवीजन आपको आती है, पहले 3 डिजिट यूज कर रहा हूँ कि 50 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 479 ये इसके पास आ जाए। तो अगर आप 50 को 9 से करते हैं ना, तो वो कितना आता है, वो होता है 450, सबसे क्लोजेस्ट यही आता है। इनको माइनस करें तो 9 - 0 9 ही, 7 - 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2, तो ये हो जाएगा 29। अब आप अगले डिजिट 7 को उतारेंगे, ये कितना बन गया, ये बन गया 297। अब 50 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये 297 है, मैंने गलती से 299 लिख दिया, ये बनेगा 297। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 297। अब आप 50 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 297 के पास आए, तो अगर आप 50 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 55 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 250। तो सबसे क्लोजेस्ट आपके पास यही आता है। तो अब यहाँ पे 297 में से 250 माइनस करेंगे, 7 - 0 7, 9 - 5 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 4। तो यहाँ पे वो लिख दूंगा आपके पास 4, तो ये आपके पास आ गया यहाँ पर 4। ठीक है, तो ये हो गया 47। अब देखिए आगे कोई डिजिट्स बचे ही नहीं, तो जब आगे डिजिट्स ना बचे, यहाँ पे भी डेसिमल लगाएं, यहाँ पे भी लगाएं, यहाँ पर एक 0 लगा लें और उस 0 को नीचे यहाँ पर उतार लें। अब ये बन गया 470। तो 50 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 470 के पास आ जाए। अगेन 50 को 9 से ही करेंगे आप मल्टीप्लाई, क्योंकि जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 59 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 450। यहाँ पे आएगा 450, फिर माइनस करें, ये 0 हो जाएगा। 7 - 5 कितना होता है, वो होता है 2। अब यहाँ पे बच गया 20। अब 20 को आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक और 0 डालें और नीचे उतार लें यहाँ पर ये 0 और, तो ये बन जाएगा 200। अब 50 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 200 आ जाए, उसके पास आ जाए, तो 54 टाइम्स पूरा क्या होता है, वो होता है 200। तो 200 - 200 क्या हो गया, 0। तो आपका आंसर आ गया 95.94। तो आप यहाँ पे जस्ट लिख सकते हैं, मिक्स फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं, डेसिमल भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये आ गया 95.94, और ये एरिया है तो उसको आप लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने एरिया फाइंड आउट कर लिया इस ट्राइंगल का, वो कितना आ गया 95.94 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिख दें एरिया की जगह पे 95.94 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है 95.94 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जस्ट रह गई आपके पास CD की लेंथ। तो CD आप किस तरह निकाल सकते हैं, आपको जो वॉल्यूम गिवन है, आप वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का अगर फॉर्मूला यूज करेंगे तो CD एक तरह की हाइट का रोल प्ले कर रही होगी, तो वहां से आप CD निकाल सकते हैं। तो आइए अब वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला यूज करके CD को भी निकालते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म। तब हम वॉल्यूम निकालने जा रहे हैं प्रिज्म का, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। और इसको हम हाइट भी लिख सकते हैं और हाइट की जगह पे हम लेंथ का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए आपको प्रिज्म का वॉल्यूम बताया गया है, वो है 38,376 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 38376,
और बेस एरिया क्या होगा? बेस एरिया मैं आपको बताता आ रहा हूं कि जो प्रिज्म होता है उसके जो दो आइडेंटिकल पैरेलल फेसेस होते हैं उन्हीं में से किसी एक का एरिया एज अ बेस एरिया यूज कर रहे होते हैं। तो इस प्रिज्म का अगर आप देखें, जैसा फेस ये फ्रंट वाला है ट्राइंगल शेप का, वैसे ही फेस इसके नीचे वाला है। तो ये जो दो फेसेस हैं इनको बोलेंगे पैरेलल आइडेंटिकल फेसेस। तो प्रिज्म में जो दो फेसेस आपको एक जैसे दिख रहे होते हैं उनमें से किसी एक का एरिया एज अ बेस एरिया आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको बेस एरिया यूज करना पड़ेगा वो इस आप एबीसी का यूज कर लें तो भी एक ही बात है, पीछे वाले का एरिया यूज कर लें वो भी वही होगा, वो भी एक ही बात है। तो ये जो एबीसी ट्राइंगल का एरिया है वो इसका बेस एरिया होगा, तो इसलिए मैं बेस एरिया की जगह पे लिखूंगा। इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, जो हम ऊपर निकाल भी चुके हैं। और हाइट क्या होती है प्रिज्म की, या लेंथ क्या होती है, कि जो दो पैरेलल आइडेंटिकल फेस होते हैं उनके दरमियान जो गैप होता है वही इस प्रिज्म की हाइट होती है। तो ये फ्रंट और बैक वाला जो फेस है एक जैसे फेस है, इनके दरमियान जो गैप है वो ये CD लेंथ का है। तो CD बेसिकली इनकी हाइट होगी, इसलिए मैं CD फाइंड आउट भी करना चाहता हूं, इसलिए मैं फॉर्मूला भी यूज किया है। तो हाइट की जगह पे मैं जस्ट क्या लिखूंगा, CD। अब जस्ट आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप ऊपर निकाल चुके हैं, वो कितनी है, वो है 95.94। CD आपने फाइंड आउट करना है, वो वैसे का वैसे ही रहने दें। और यहाँ पर 38376 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये 95.94 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जो चीज एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो जब आप इसको दूसरी तरफ मूव करते हैं वहां जाकर क्या होती है, डिवाइड होती है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 38376। आप नीचे लाइन डाल के लिख लें 95.94, या जस्ट समझाने के लिए भी मैं कर रहा हूं कि आप लिख दें डिवाइडेड बाय 95.94। ये जस्ट मैंने समझाने के लिए, चीजों को आसान बनाने के लिए ऐसे किया है, अदरवाइज आप लाइन डाल के नीचे 95.94 भी लिख सकते हैं। अब इसका फायदा क्या होगा ऐसे लिखने का, इससे फायदा ये होगा कि हम यहाँ पे थोड़ी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। जैसे आप डिवीजन सिंबल को वैसे ही रहने दें, यहाँ पर अगर आप इस डेसिमल को रिमूव करें तो यहाँ पे आप लिखेंगे 9594, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा, 100। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, CD वैसे का वैसे ही। अब आप डिवीजन को, आपको पता ही है हम किस में चेंज करते हैं, हमेशा मल्टीप्लिकेशन में। और जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं अगले वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 100 ऊपर आ जाएगा और नीचे 9594 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास जस्ट क्या रह जाएगा, CD रह जाएगा। अब आप देख लें कि इनमें कैंसिलेशन होती है नहीं होती। इसका भी लास्ट डिजिट 6 है, इसका भी लास्ट डिजिट 4 है, ये इवन नंबर्स हैं ये डिजिट जो हैं। तो जब इवन नंबर्स होते हैं इसका मतलब ये लाजमी जो है 2 पर जो है डिवाइड होते हैं। तो अगर आप इस 38376 को देखें कि ये 2 पर डिवाइड होता है नहीं होता, तो ये बिल्कुल होता है। तो 21918 8 टाइम्स करें तो ये इतना होता है। और इसको भी अगर आप देखें ये भी बड़ी सिंपल है, आप इसको जल्दी से कर भी लेंगे। तो अगर आप 9594 को देखें तो ये भी 2 पर डिवाइड होता है, ये कितना होता है, 4797 टाइम्स। ठीक है, तो मेरे पास अगर आप देखें यहां तक फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, यहां पर आ गया 19188, यहां पर आ गया 100, यहां पे नीचे आ गया 4797, और यहाँ पे मेरे पास CD लेंथ तो मैंने फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हमने इसको इधर तक जो है सिंप्लीफाई कर लिया है। अब आप इनमें ऊपर नीचे अगर देख सकते हैं वो कैंसिलेशन हो रही है वो कर दें, कोई क्रॉस कैंसिलेशन हो रही है वो कर दें, जिस तरीके से भी आपको कैंसिलेशन लगती है आप जितना सॉल्व करते जाएंगे उतना ही ये जो है आपके पास आसान होता जाएगा। तो अभी जो हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यूज लिखी हैं इनको अगर आप देखिए ये भी कैंसिल आउट होते हैं, ये दोनों डायरेक्ट कैंसिल आउट होते हैं। अगर आप इनको डिवाइड भी करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा, यानी 4797 1 टाइम्स 4797 होता है, और इसी वैल्यू को अगर आप 4 टाइम्स करें ना तो ये 19188 होता है। आप इन दोनों को डिवाइड भी करेंगे बड़ा इजीली पता चल जाएगा, कोई बड़ा नंबर भी नहीं है। तो यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा 100, और यहाँ पे बच जाएगा CD। तो 4 टाइम्स 100 कितना होता है, वो होता है 400। ये लेंथ है तो सेंटीमीटर्स में आएगी, तो CD आपके पास आ गई 400 सेंटीमीटर। यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो देखिए हमने वॉल्यूम प्रिज्म का फॉर्मूला यूज करके CD की लेंथ भी फाइंड आउट कर ली, जो कि कितनी आ गई, 400 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास ये पार्ट भी फिनिश हुआ। तो उम्मीद है आपको ये तमाम चीजें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।